यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपका टॉपिक, दैट इज द डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। सो ग्रॉस टोटल इनकम किसको बोलते हैं? जो 5 हेड का इनकम होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन लेस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। तो सर, ये डिडक्शन कौन कौन से है जो आज हम सीखने वाले हैं? तो चलिए अपन एक काम करते हैं, डिडक्शन सीखते हैं। इसमें दो चीजें ध्यान रखना। पहली चीज तो आपका डिडक्शन कभी भी आपके जीटीआई से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई एसएससी ऐसा है जिसका ग्रॉस टोटल इनकम है वो 5 लाख है, तो गाइस उसमें से डिडक्शन मैक्सिमम 5 लाख ही हो सकता है। मींस इन सिंपल वर्ड, आपका ग्रॉस टोटल इनकम है, उससे ज्यादा कभी भी डिडक्शन नहीं हो सकता। अगर डिडक्शन एक्सेस है तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल सेट आउट कर सकते हैं? आंसर इज नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ध्यान रखना, जो डिडक्शन होता है ना, वो आपको स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने नहीं मिलता। मींस जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, जो शेयर मार्केट वाला होता है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% वाला होता है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होता है, या फिर कोई भी स्पेशल रेट का इनकम है, जैसे आपका विनिंग का इनकम है, जो लॉटरी से विनिंग होती है दैट इज द 30% से टैक्सेबल होता है, या फिर ऑनलाइन गेम से जो विनिंग होती है वो भी आपका 30% से टैक्सेबल होता है। तो क्या उसके सामने आप डिडक्शन ले सकते हैं? आंसर इज नो, उसके सामने आपको कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए अपन एक काम करते हैं, डिडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है तुम्हारा पेमेंट बेस्ड डिडक्शन और एक होता है तुम्हारा इनकम बेस्ड डिडक्शन। अब ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन क्या होता है कि जिसमें आप कुछ ना कुछ पेमेंट करते हो, तो आप कुछ ना कुछ पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। और इनकम बेस्ड डिडक्शन क्या होता है कि आपकी जो इनकम होती है उस इनकम में से कुछ डिडक्शन मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, उस पर 80 टीटीए में 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो इंटरेस्ट आपकी इनकम है, और इनकम जो होगी वो पहले अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, फिर उसका डिडक्शन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड योर इनकम बेस्ड डिडक्शन। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, पहले अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन है उसकी बात करते हैं। और पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन में सबसे पहला डिडक्शन दैट इज द एटीसी का स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। ये बड़ा ही फेमस डिडक्शन है एटीसी। एटीसी में सर एक बात बताइए, सबसे पहले ये डिडक्शन किसको मिलेगा? गाइस, ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को मिलता है। सर वो इंडिविजुअल एचयूएफ रेजिडेंट होना चाहिए? नहीं, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल एचयूएफ को एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन आपको 1,50,000 मिल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कहां कहां पे करना है? तो सबसे पहले आप एक काम करो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप एलआईसी से लेते हो या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी से ले लीजिए, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है या फिर आपका एचडीएफसी लाइफ है, आप किसी से भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम पे करते हैं तो आपका डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। लेकिन पॉलिसी किसके लिए लेनी है? अगर इंडिविजुअल एसएससी है तो पॉलिसी खुद के लिए, स्पाउस के लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए लेनी है। एंड अगर मान लो एचयूएफ है तो एचयूएफ के केस में किसी भी मेंबर के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एचयूएफ ले सकता है। एक और चीज समझना, यहां पे लिखा हुआ है एसएससी जो है वो अगर इंडिविजुअल है तो खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, किसी के भी लिए हो। चिल्ड्रन मैरिड है, अनमैरिड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्ड्रन माइनर है, नॉन माइनर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर चिल्ड्रन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसका प्रीमियम पे करते हैं, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, यहां पे एक लिमिट होती है प्रीमियम की, कि प्रीमियम आपका लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो एक्सेस वाले प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसमें आपको यह देखना है कि पॉलिसी ली कब है। पॉलिसी अगर 1/4/2012 से पहले ली है तो जितना भी आप प्रीमियम पे करोगे, एंड दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू का मतलब होता है सम एश्योर्ड, अगर कुछ होता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सम एश्योर्ड। सो प्रीमियम पेड और 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, विच एवर इज लोअर है, उतना डिडक्शन मिलेगा। अगर पॉलिसी 1/4/2012 या उसके बाद में ली है तो यहां पे जितना आप प्रीमियम पे करोगे और 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। एंड अगर आपने पॉलिसी 1/4/2013 या उसके बाद में ली है और वो हैंडीकैप्ड के लिए ली है, या फिर कोई पर्सन सफरिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी है उसके लिए ली है, स्पेसिफाइड डिजीज है उस पर्सन के लिए ली है, तो यहां पे लिमिट हो जाएगी प्रीमियम पेड और 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब एक बात समझना, इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद एक काम करो ना, पीपीएफ में पैसा डाल दो। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो यहां पे डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा किसके लिए डालना है? या इंडिविजुअल के केस में एसएससी खुद के लिए, स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, और एचयूएफ के केस में किसी भी मेंबर के लिए। अब एक चीज समझना, जो एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन करता है, जो एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन होता है एसपीएफ में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, या फिर अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, उसका एम्प्लॉय यहां पे एटीसी में डिडक्शन ले सकता है। अगर आपको सैलरी याद रहेगा तो सैलरी में मैंने बताया था कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर एसपीएफ में है, आरपीएफ
पीएफ में, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, तो वहां पे इग्नोर होता है एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन, बट एम्प्लॉय इसका डिडक्शन है वो एटीसी में ले सकता है। या फिर आप एक काम करो ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा डाल दो, एनएससी में पैसा डाल दो। अगर आप एनएससी में इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पे डिडक्शन मिलेगा। और एक और चीज समझना, एनएससी का तो जो इंटरेस्ट आता है ना, वो इंटरेस्ट पे भी डिडक्शन मिल जाता है। तो जैसे एनएससी में आपने इन्वेस्ट किया इस साल 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। अगले साल मान लो उस पे 8000 का आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट को पहले आप अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो और उस 8000 पे वापस से आप एटीसी में डिडक्शन ले लो, तो एनएससी का इंटरेस्ट है वो भी डिडक्टेबल होता है अंडर सेक्शन एटीसी। अब एक चीज समझना, अगर आपने कोई भी हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई लोन लिया है, और लोन आपने या तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी ट्रस्ट से लिया है, तो ध्यान रखना, अगर आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लिया है किसके लिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए एंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट का रीपेमेंट होता है ना, इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो उसका डिडक्शन तो आपको 24 हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाता है, लेकिन प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो आप एटीसी में ले सकते हो, तो प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। या फिर आप एक काम करो ना, टैक्स सेवर एफडी में इन्वेस्ट कर दो। टैक्स सेवर एफडी का मतलब होता है कि किसी भी बैंक के साथ में या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ में 5 इयर्स या उससे ज्यादा की एफडी होती है, उसको हम टैक्स सेवर एफडी बोलते हैं। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। या फिर आप एक काम करो, अपने बच्चों का ट्यूशन फीस पे कर दो, लेकिन मैक्सिमम यहां पे 2 बच्चों का ट्यूशन फीस है उसका डिडक्शन मिलेगा, और उनका फुल टाइम एजुकेशन होना चाहिए इंडिया में। तो अगर 2 बच्चों का एजुकेशन फीस के लिए जो ट्यूशन फीस पे करते हैं और उनका एजुकेशन इंडिया में हो रहा है, तो ट्यूशन फीस का डिडक्शन यहां पे पेरेंट्स ले सकते हैं। या फिर नाबार्ड के बॉन्ड्स खरीद लो, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पैसा डाल दो, या फिर कोई नोटिफाइड यूनिट्स होती है यूलिप की, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी की, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर म्यूचुअल फंड यूटीआई की कुछ नोटिफाइड यूनिट्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करो ना, समृद्धि जो क्या बोलते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में पैसा डाल दो। तो जो छोटी बच्चियां रहती है उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पेरेंट्स खोल सकते हैं। तो पेरेंट्स ने अगर उनके नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम खोला, तो उसमें जितना भी पैसा डालेंगे उसका डिडक्शन एटीसी में मिलेगा। और एक और चीज समझना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पे जो इंटरेस्ट मिलता है, आई थिंक 8.2% इंटरेस्ट मिलता है हर साल, वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है, उस पे भी कोई भी टैक्स नहीं लगता। और जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटीसी में डिडक्शन मिल जाता है। अब एक और चीज समझना, जब भी आप कोई हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो उस पे जो स्टैंप ड्यूटी पे करते हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, एज वेल एज द जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो, उसका डिडक्शन आप एटीसी में ले सकते हो। एक और पॉइंट ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अगर स्पेसिफाइड अकाउंट ऑफ द पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CCD में जो टायर 2 में अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका डिडक्शन एटीसी में मिलेगा। अब एक बात समझना, 80CCD क्या होता है अभी अपन पढ़ेंगे। 80CCD न्यू पेंशन स्कीम होता है। तो न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता है, एक तो होता है टायर 1 और एक होता है टायर 2। तो टायर 1 में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका 80CCD 1 में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसने जो भी तुम्हारा न्यू पेंशन स्कीम है उसके टायर 2 में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो उसका डिडक्शन यहां पे एटीसी में मिल जाएगा। उसके बाद अगर नेशनल हाउसिंग बैंक है उसका कोई टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम में पैसा डालेंगे तो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। तो गाइस यहां पे कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट है जहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एटीसी में डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल एचयूएफ को, और मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 80CCC। 80CCC क्या बोलती है कि एलआईसी या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का अगर पेंशन स्कीम लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहां ऊपर भी तो पेंशन स्कीम कवर हो रहा था, लेकिन ऊपर जो पेंशन स्कीम था ना वो सिर्फ यूटीआई म्यूचुअल फंड का था। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के पेंशन स्कीम में पैसा डाला तो एटीसी में डिडक्शन लो। लेकिन अगर एलआईसी या किसी और इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन स्कीम में पैसा डाला तो 80CCC में डिडक्शन मिलेगा। पेंशन किसको चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल को चाहिए, तो यहां पे डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। एंड गाइस मैक्सिमम डिडक्शन 80CCC में आपको 1,50,000 का मिल जाएगा। चलिए उसके बाद एक सेक्शन आती है 80CCD, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। 80CCD क्या बोलती है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में या नेशनल पेंशन स्कीम में, या जिसको न्यू पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, या जिसको पेंशन स्कीम नोटिफाइड अंडर सेक्शन 80CCD भी बोलते हैं, या जिसको अटल पेंशन योजना भी आप बोल सकते हो। तो मैंने क्या बोला कि यहां पे इसका नाम क्या होता है 80CCD में, न्यू पेंशन स्कीम बोलो, नेशनल पेंशन स्कीम बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलो, अटल पेंशन योजना बोलो, एक ही बात है। अब एक बात समझना, इसमें अगर आप कोई भी कंट्रीब्यूशन करते हो तो आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले अपन एम्प्लॉय की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय मतलब कोई भी बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय। अगर सैलरी एम्प्लॉय जो होता है
वो अगर खुद का जो कंट्रीब्यूशन करता है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। और डिडक्शन कितना मिलेगा पता है? जितना एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। बट सैलरी में लेना है बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स। डीए इन टर्म्स मींस ऐसा डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काम आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम 80 सीसीडी पढ़ रहे हैं। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम की बात हो रही है, जिसको न्यू पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, आप एनपीएस बोलेंगे, तो मैं इसको बार बार एनपीएस बोलूंगा, एनपीएस। अब एक बात समझना, एनपीएस पेंशन किसको चाहिए? सिर्फ इंडिविजुअल को चाहिए, तो ये डिडक्शन भी सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। 80 सीसीडी 1 क्या बोलती है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय ने एनपीएस में पैसा डाला, तो जितना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, ये तो बात हो गई एम्प्लॉय की। अब एक बात समझना, उस एम्प्लॉय का अगर एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि एम्प्लॉय एनपीएस में पैसा डालेगा, उसके लिए एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा, तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा वो पहले टैक्सेबल कर दो आप सैलरी हेड में। पहले आप सीधा उसको सैलरी हेड में एज अ परक्यूजिट टैक्सेबल कर दो, और उसके बाद एम्प्लॉय उसका डिडक्शन लेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2 में। और 80 सीसीडी 2 में कितना डिडक्शन मिलेगा पता है? जितना एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया एंड 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यहां पे 10% की जगह आप 14% ले सकते हैं। तो देखिए, पहली बात अपन बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की। अगर एम्प्लॉय खुद का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में करता है, तो एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा 80 सीसीडी 1 में। जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, पहले उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल कर दो, उसके बाद एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 2। और 80 सीसीडी 2 में डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। लेकिन एम्प्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो 10% की जगह आपको 14% लेना है। अब एक और चीज समझना, ये तो बात हो गई एम्प्लॉय के लिए 80 सीसीडी 1 एंड 80 सीसीडी 2 का। अब एक चीज समझना, अगर कोई बंदा सेल्फ इंडिविजुअल है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं करके, ठीक है, मैं सैलरी एम्प्लॉय नहीं हूं, तो क्या मैं भी एनपीएस में पैसा डाल सकता हूं? आंसर इज यस, मैं भी डाल सकता हूं। मुझे डिडक्शन मिलेगा 80 सीसीडी 1 में। कितना डिडक्शन मिलेगा? जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया और 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम एंड जितना मैंने कंट्रीब्यूशन किया विच एवर इज लोअर है, उतना डिडक्शन मुझे 80 सीसीडी 1 में मिलेगा, मुझे 80 सीसीडी 2 में नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है दैट इज द 80 सीसीडी 1B। 80 सीसीडी 1B क्या बोलती है कि जैसे देखो, जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय या फिर अदर इंडिविजुअल अगर 80 सीसीडी 1 में जो डिडक्शन ले रहे हैं, वो अगर उधर पूरा डिडक्शन नहीं ले पाए, तो वो 80 सीसीडी 1B में 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं ओन कंट्रीब्यूशन पे। मैंने क्या बोला? देखो, सैलरी एम्प्लॉय या अदर इंडिविजुअल अगर 80 सीसीडी 1 में पूरा डिडक्शन नहीं लेना चाहते या नहीं ले पाए, तो वो 80 सीसीडी 1B में 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने खुद ने कंट्रीब्यूशन किया यहां पे 1,40,000 का, फॉर एन एग्जांपल मैंने 1,40,000 का कंट्रीब्यूशन किया एंड गाइस मेरा जीटीआई का 20% मान लो 1 लाख आया, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? यहां 80 सीसीडी 1 में 1 लाख मिला, लेकिन मैंने एक्सेस कंट्रीब्यूशन 40,000 का तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है, तो 40,000 का डिडक्शन मैं 80 सीसीडी 1B में ले सकता हूं। बट क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 80 सीसीडी 1B पहले ले लूं 50,000 और बाकी वाला 90,000 में यहां पे लू 80 सीसीडी 1 में? क्या वैसा कर सकता हूं? आंसर इज यस, मैं वैसा भी कर सकता हूं और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही करना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, मेरा कंट्रीब्यूशन 140 था, मान लो 1,40,000 was my contribution and guys suppose 1 lakh is the 20% of GTI, तो मुझे डिडक्शन 1 लाख मिलेगा यहां पे। अब एक बात बताओ, क्या 40,000 का डिडक्शन नहीं मिला वो 80 सीसीडी 1B में ले सकता हूं? आंसर इज यस, ले सकता हूं। तो 1 लाख उधर लिया, 40,000 यहां पे लिया, टोटल 1,40,000। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 80 सीसीडी 1B पहले ले लूं 50,000 और बाकी का 90,000 1 में लूं? ऐसा कर सकता हूं? आंसर इज यस, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, उसके बाद एक और चीज समझना, जब भी आप अगर एनपीएस का अकाउंट क्लोज कर देते हैं, आपका जो एनपीएस का अकाउंट है, वो एनपीएस का अकाउंट अगर आप क्लोज कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी पैसा आपको मिलेगा वो 60% पैसा आपका एग्जेम्प्ट है, 40% टैक्सेबल है। तो एनपीएस का मेरा अकाउंट था, मैंने बंद कर दिया, जो भी पैसा मिलेगा उसमें से 40% टैक्सेबल है और 60% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी पर्सन के डेथ पे उसके लीगल हेयर को एनपीएस से पैसा मिलेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर किसी की डेथ हो गई और उसके लीगल हेयर को पैसा मिलेगा, वो पूरा एग्जेम्प्ट है। एक और चीज समझना, अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एनुएशन फंड में जो पैसा पड़ा था, अगर मैं एनपीएस में ट्रांसफर
ट्रांसफर करा देता हूं तो उस पर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है, वो पूरा ही एग्जेम्प्ट है। एक और चीज समझना, एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन है कि एम्प्लॉय चाहे तो पार्शियल विड्रॉ भी कर सकता है, पूरा अकाउंट बंद कराने की जरूरत नहीं, अगर उसको चाहिए तो पार्शियल विड्रॉ कर सकता है। अगर एम्प्लॉय पार्शियल विड्रॉ करता है तो उसके लिए जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया था उसमें से 25% तक जो भी विड्रॉ करेगा वो एग्जेम्प्ट है। जैसे मान लो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया था 10 लाख का, तो 10 लाख में से 2,50,000 तक वो टैक्स फ्री है, वो विड्रॉ कर सकता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एटीसी जो था, एटीसी का लिमिट कितना था आपका 1,50,000, एटी ट्रिपल सी का लिमिट कितना था 1,50,000, एटीसीसीडी में तो कोई लिमिट ही नहीं है। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन टांग अड़ाती है, दैट इज द एटीसीसीई। एटीसीसीई क्या बोलती है पता है कि एटीसी वाली सेक्शन, एटी ट्रिपल सी एंड एटीसीसीडी सबसेक्शन 1, ये तीनों मिला के कभी भी 1,50,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता। क्या बोला? एटीसी, एटी ट्रिपल सी एंड एटीसीसीडी 1, एटीसीसीडी 1, ये जो एटीसीसीडी 1 है वो, ये तीनों मिला के कभी भी 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक चीज समझना, यहां पे एटीसीसीई की लिमिट में ध्यान रखना, ये एटीसीसीडी 1 भी नहीं आता है एज वेल एज एटीसीसीडी 2 भी नहीं आता। तो एटीसीसीडी 1 भी एंड एटीसीसीडी 2 है, ये नहीं आता 1,50,000 वाली लिमिट में, बट ये एटीसीसीडी 1 है वो आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, एटीसीसीएच, ये इसी साल से आई है। ये सेक्शन क्या बोलती है कि जो भी हमारे अग्निपथ स्कीम आई है इंडिया में, पता है, और अग्निपथ में जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं अभी, और मिलिट्री में कुछ टाइम तक वो रहेंगे, दैट इज कॉल्ड अग्निवीर। अब एक बात समझना, अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीर रहेगा उसको 4 साल का उसका जॉब रहेगा, उसके बाद में उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब उसके लिए क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट भी उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही है और वो अग्निवीर खुद भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और उसके लिए उन्होंने अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया है। अब एक चीज समझना, जो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूशन करेगा उसमें, उस फंड में, अग्निवीर कॉर्पस फंड में, उसका डिडक्शन उसको एटीसीसीएच में 100% मिल जाएगा। एटीसीसीएच 1 में, एटीसीसीएच 1 में 100% डिडक्शन मिलेगा उसके खुद के कंट्रीब्यूशन का। और जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रही है, पहले वो सैलरी में टैक्सेबल होगा और उसके बाद उसका भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन एटीसीसीएच 2 में। तो एटीसीसीएच 2 में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब उसके बाद में अगर एसएससी को या उसके नॉमिनी को उससे जो पैसा लास्ट में मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट है। जो भी तुम्हारा अग्निवीर कॉर्पस फंड रहेगा उससे जो पैसा लास्ट में मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला, एटीसीसीएच क्या बोलता है, दिस इज फॉर द अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीर है उनके लिए एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया गया। जो एम्प्लॉय है, जो अग्निवीर है करके, ठीक है, वो खुद का कंट्रीब्यूशन जो करेगा उस पर डिडक्शन मिलेगा 100% अंडर सेक्शन एटीसीसीएच सबसेक्शन 1। जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, पहले वो सैलरी में टैक्सेबल कर दो और फिर उसका डिडक्शन ले लीजिए एटीसीसीएच सबसेक्शन 2 में। गाइस 100% डिडक्शन मिलेगा एंड गाइस इस फंड से जो भी पैसा बाद में मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, 80D। डी का मतलब दवा दारू ना कराने पड़े। तो दवा दारू ना कराना पड़े उसके लिए आप एक काम करो, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दीजिए। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का अगर आप पेमेंट करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट सीनियर सिटीजन के लिए होना चाहिए, अभी मैं समझाऊंगा। तो देखो, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको डिडक्शन 80D में मिलेगा। 80D में डिडक्शन इंडिविजुअल एचयूएफ को मिल सकता है। इंडिविजुअल को किसके लिए करना है ये सब? तो इंडिविजुअल जो है वो करेगा किसके लिए, या तो खुद के लिए या स्पाउस के लिए या पेरेंट्स के लिए एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ध्यान रखना यहां पे चिल्ड्रन के सामने वर्ड डिपेंडेंट यूज हुआ है, इस सेक्शन में चिल्ड्रन के सामने जो वर्ड है वो डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो देखो, अगर कोई इंडिविजुअल है उसको हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए कराना है, या तो मैं जैसे मैं हूं तो मेरे खुद के लिए, मेरी स्पाउस के लिए, मेरे चिल्ड्रन के लिए एंड मेरे पेरेंट्स के लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करा सकता हूं। अगर मैं एचयूएफ की बात करूंगा तो किसी भी मेंबर के लिए। अब एक और चीज समझना, इस सेक्शन में क्या होता है कि जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालते हो या मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कराते हो, उसका पेमेंट जो है वो एनी मोड अदर देन कैश करना है। एनी मोड अदर देन कैश, एक चीज ध्यान रखना, जहां पे भी एनी मोड अदर देन कैश लिखा हुआ है ना, तो यहां पे बियरर चेक से किया तो क्या चलेगा, चलेगा। क्रॉस चेक से किया तो क्या चलेगा, चलेगा। तो बियरर चेक से किया तो चलेगा, क्रॉस चेक से किया तो चलेगा, अकाउंट पे चेक से किया तो चलेगा, आपने किसी से भी किया, कैश को छोड़ के बाकी किसी भी मोड से किया तो चलेगा। तो इस सेक्शन में यह बोला हुआ है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एंड मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा करोगे वो एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए। लेकिन गाइस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में खर्चा कर सकते हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप कैश में खर्चा कर सकते हो। लेकिन यहां इस सेक्शन में डिडक्शन कितना मिलेगा, तो देखो, सबसे पहले मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरा एग्जांपल लूंगा। मेरा खुद का
मेरी स्पाउस का एंड मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, इन तीनों का मिला के, मेरा खुद का, मेरी स्पाउस का एंड मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, हम तीनों का मिला के मैक्सिमम डिडक्शन में 25,000 का ले सकता हूं। मैक्सिमम डिडक्शन में 25,000 का ले सकता हूं। लेकिन मान लो मेरे और मेरे स्पाउस में से कोई भी सीनियर सिटीजन है और उसके लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो ये लिमिट 25,000 से इंक्रीज हो जाएगी और मुझे मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 हमारा मिल जाएगा। तो देखो नॉर्मली क्या, मेरा, मेरी स्पाउस का एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तीनों का मिला के मैक्सिमम 25,000, बट हम में से कोई सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 25,000 से एनहांस हो जाएगी और टोटल 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक बात समझना, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराता हूं तो उसके लिए, उनके लिए मुझे एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स में मदर और फादर आ जाएंगे। अब एक बात समझना, पेरेंट्स के लिए मुझे 25,000 का अलग से लिमिट मिलेगा, लेकिन पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है उनके लिए अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस करा रहा हूं तो वहां पे 25,000 से लिमिट बढ़ जाएगा और बेटा 50,000 टोटल लिमिट हो जाएगा। तो देखो वापस बोल रहा हूं, मेरे खुद के लिए, मेरी स्पाउस के लिए, मेरे डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मैक्सिमम 25,000, हम में से कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000, मेरे पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 और उनमें से कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000। अब एक चीज समझना, यहां पे लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन ऐसा है जिसके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा सीनियर सिटीजन है जिसके नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे होता, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो उसके लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हो और मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन यहां पे ले सकते हो। जैसे मान लो मेरे पापा है, पापा के नाम पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का डिडक्शन मैं 80D में ले सकता हूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे उसमें मैक्सिमम 50,000 का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन क्या 50,000 एडिशनल मिलेगा पेरेंट्स के लिए फिर मुझे, या ओवरऑल पेरेंट्स के लिए जो लिमिट 50,000 की रहेगी वो उसी में आएगा? राइट आंसर है, जो ओवरऑल लिमिट पेरेंट्स के लिए 50,000 की रहेगी वो उसी में आएगा, ये एडिशनल नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरी मम्मी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पापा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और दोनों सीनियर सिटीजन है। मम्मी के लिए मैंने 30,000 का प्रीमियम पे किया और पापा के लिए मैंने 40,000 का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, तो टोटल कितना हुआ? 70,000। मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। एचयूएफ है, एचयूएफ मेंबर के लिए 25,000, बट जिस मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं अगर वो सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 25,000 से बढ़ जाएगी। एक और चीज समझना गाइस, यहां पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, उस पे मैक्सिमम खर्चा 5,000 का ही कर सकते हो। पहली चीज तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्चा सिर्फ इंडिविजुअल कर सकता है और वो भी मैक्सिमम 5,000 का ही कर सकते हो। और एक और चीज समझना, ये 5,000 जो है क्या ये एडिशनल लिमिट है? भाई यहां पे जो 25,000 और जो 50,000 की लिमिट है, क्या उससे एक्स्ट्रा 5,000 मिलेगा? ना बाबा ना, ये जितनी भी लिमिट दे रखी है ना इसमें ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है 5,000। और एक और चीज समझना, ये 5,000 ऐसा नहीं है कि मेरे स्पाउस चिल्ड्रन के लिए 5,000 एंड पेरेंट्स के लिए वापस 5,000, ना बाबा ना, मेरा स्पाउस चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स सबका मिला के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन है वो ले सकते हो। एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, अगर आप कोई भी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो जिसका मल्टीपल ईयर के लिए है, मल्टीपल ईयर के लिए आजकल ये ऑप्शन है कि 5 साल तक आप 5 साल के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, तो उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? उसका 5 ईयर में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इन बिटवीन द ईयर पॉलिसी ले ली तो आपको ध्यान रखना है कि जितने ईयर में वो पॉलिसी है उतने ईयर में आपको डिडक्शन है वो प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा। जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है और उस एग्जांपल में मैंने 5 ईयर के लिए पॉलिसी ली है, वो 1/11/2023 को ली है, तो ये पॉलिसी मैच्योर कब होगी? 31 अक्टूबर 2028 तक। तो आप यहां पे अगर प्रीवियस ईयर देखोगे तो टोटल 6 प्रीवियस ईयर हो जाएंगे और यहां पे आपको 6 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। एटीडीडी। एटीडीडी क्या बोलती है पता है? कि अगर मान लो आपका कोई एचडीआर है, एचडीआर का मतलब हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, अगर आपका कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव है जिसको आप एचडीआर बोलोगे, अगर आपका कोई एचडीआर है और एचडीआर जो है उसके लिए आप या तो ट्रीटमेंट करा रहे हो या उसके लिए मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में कहीं पे जमा करा रहे हो। देखो ये सेक्शन, पहली चीज तो ये सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। एटीडी जो थी ना वहां सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ लिखा था, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। आपको करना क्या है कि अगर आपका कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव है, एचडीआर है, अब आप बोलोगे रिलेटिव में कौन आएगा? आपके नियर एंड डियर। इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव कौन होता है? स्पाउस, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर एंड चिल्ड्रन। तो स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर एंड वो आप पे अगर डिपेंडेंट है, वो आप पे क्या है? डिपेंडेंट है। एचयूएफ के लिए एनी डिपेंडेंट मेंबर ऑफ द एचयूएफ, और वो क्या है? हैंडीकैप्ड है। और आप क्या कर रहे हो? या तो उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो या उसका कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसके नाम पे मान लो कहीं एलआईसी वेलआईसी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन यहां पे एटीडी में मिल जाएगा। लेकिन गाइस यहां एटीडी में डिडक्शन कितना मिलेगा? यहां पे फ्लैट डिडक्शन है।
अगर वो सीवियर पहली नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो उस केस में 75,000 का, एंड अगर सीवियर डिसेबिलिटी है जिसमें 80% और मोर की डिसेबिलिटी है तो वहां पे आपको 1,25,000 का डिडक्शन है वो मिल जाएगा। इसमें आपने खर्चा कितना किया वो इररिलेवेंट है। खर्चा मान लो आपने 5 रुपया किया तो भी आपको डिडक्शन यहां पे 75,000 या 1,25,000 का मिल जाएगा। एंड यहां पे गाइस वापस मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आपने एक्चुअल खर्चा कितना किया उससे कोई मतलब नहीं है। आपने एक्चुअल खर्चा 10 रुपए का किया तो भी आपको डिडक्शन 75,000 या 1,25,000 का मिल जाएगा। तो एटीडीडी क्या होता है, आपका डिपेंडेंट जो है वो डिसेबल, ऐसा याद रखो, डीडी मतलब डिपेंडेंट डिसेबल है, ठीक है। तो डिपेंडेंट डिसेबल है मींस एचडीआर है, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई खर्चा करते हो, उसके मेंटेनेंस के लिए वगैरह आप कोई खर्चा करते हो, आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 का या 1,25,000 का। अब एक और चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन आती है एटीडीडीबी। एटीडीडीबी का मतलब होता है दिल दहला देने वाली बीमारियां, या जिसको आप डरावनी बीमारियां बोल सकते हो। तो दिल दहला देने वाली बीमारियां, ये डिडक्शन मिलेगा, ये भी रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को। अब एक बात समझना, किसी भी पर्सन को कोई स्पेसिफाइड डिजीज हो जाती है, दिल दहला देने वाली बीमारी हो जाती है, और वो किसको होनी चाहिए, या तो खुद एसएससी को हो गई या फिर डिपेंडेंट रिलेटिव को ही। डिपेंडेंट रिलेटिव में वही स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। अगर दिल दहला देने वाली बीमारी हो गई, कोई ऐसी बीमारी हो गई जैसे कैंसर वगैरह, एंड उसका क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ट्रीटमेंट पे आप जो भी खर्चा करोगे यहां पे डिडक्शन कैसे मिलेगा, देखो जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया ट्रीटमेंट का वो ले लो, एंड गाइस 40,000 और 1 लाख जो है वो लेना है। इन दोनों में से आपको क्या करना है, विच एवर इज लोअर लेना है। 40,000 नॉर्मल केस में, लेकिन पेशेंट अगर सीनियर सिटीजन है तो आप यहां पे 1 लाख लोगे। तो देखो जितना खर्चा किया एंड उसको कंपेयर करोगे 40,000 या 1 लाख से, विच एवर इज लोअर। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मेरे रिलेटिव को कहीं पे स्पेसिफाइड डिजीज हो गई या मुझे हो गई, तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर खर्चा किया 70,000 का। तो 70,000 का है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, और मान लो वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000, तो लोअर कम्स टू द 40,000, डिडक्शन 40,000 का मिलेगा। अब एक बात समझना, अगर हमने कोई इंश्योरेंस कराया था और इंश्योरेंस का कोई भी हमको पैसा मिला तो वो भी लेस हो जाएगा। मान लो इंश्योरेंस से हमको 15,000 मिल गया तो 15,000 इंश्योरेंस से मिल गया, तो बाकी कितना बचा, 25,000। तो 25,000 का डिडक्शन है वो हमको मिल जाएगा। तो देखिए बेटा, मैं आपको बताऊं एटीडी वाली सीरीज में मैंने जो बताया, एटीडी में 3 सेक्शन है, एटीडी, एटीडीडी, एटीडीडीबी। एटीडी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड है, एटीडीडी क्या है, डिसेबल डिपेंडेंट है आपका, और एटीडीडीबी क्या है, दिल दहला देने वाली बीमारी है। अब एक चीज समझना, एक चीज मैं जो बोल रहा हूं ना वो ध्यान रखना गाइस, एटीडी वाली सीरीज ही ऐसी है जिसमें डिपेंडेंट वर्ड यूज हुआ है, बाकी कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं होता। बाकी पूरे डिडक्शन टॉपिक में कहीं पे भी डिपेंडेंट वर्ड यूज नहीं होगा। डिपेंडेंट वर्ड सिर्फ 3 ही सेक्शन में यूज होता है, एटीडी में, एटीडीडी में और एटीडीडीबी में। एटीडी में डिपेंडेंट चिल्ड्रन लिखा है, एटीडीडी में डिपेंडेंट रिलेटिव लिखा है, डीडीबी में भी डिपेंडेंट रिलेटिव लिखा है। तो डिपेंडेंट वर्ड है ना वो सिर्फ एटीडी की सीरीज में यूज हुआ है, बाकी कहीं पे भी आपका डिपेंडेंट वर्ड है वो यूज नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आती है एटीयू। एटीयू क्या बोलती है कि अगर कोई पर्सन हैंडीकैप्ड है, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और वो हैंडीकैप्ड है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इफ एनी पर्सन इज हैंडीकैप्ड ही कैन क्लेम डायरेक्टली डिडक्शन 75,000 और 1,25,000 डिपेंड्स ऑन द डिसेबिलिटी। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है 75,000 का फ्लैट डिडक्शन है, सीवियर डिसेबिलिटी है 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन है। इसमें कुछ नहीं करना। इफ एनी पर्सन इज अ हैंडीकैप्ड दैट पर्सन कैन क्लेम द डिडक्शन 75,000 और 1,25,000। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आती है एटीई। ई का मतलब होता है एजुकेशन। अगर आपने कोई एजुकेशनल लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा कोर्स कर रहे हो जो 12वीं के बाद है, कोई भी ऐसा कोर्स जो 12th के बाद है, और इंडिया में या इंडिया के बाहर कहीं पे भी आप ऐसा कोर्स कर रहे हो और आप एजुकेशनल लोन लेते हो, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करोगे उसका डिडक्शन मिलेगा। एसएससी कौन होना चाहिए, यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलेगा, और इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 8 इयर्स तक मिलेगा जब से आप इंटरेस्ट पे करना चालू करोगे। तो जब से आप इंटरेस्ट पे करना चालू करोगे 8 इयर्स तक आपको 100% डिडक्शन इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। लेकिन एजुकेशन किसका होना चाहिए, एजुकेशन या तो खुद का होना चाहिए, या स्पाउस का होना चाहिए, या चिल्ड्रन का होना चाहिए, या किसी भी स्टूडेंट का जिसके लिए आप लीगल गार्डियन हो। तो एजुकेशन किसका होना चाहिए, या तो खुद का होना चाहिए, या फिर स्पाउस का होना चाहिए, या चिल्ड्रन का होना चाहिए, या किसी भी ऐसे स्टूडेंट का होना चाहिए जिसके लिए आप क्या हो, लीगल गार्डियन हो। चलिए नेक्स्ट सेक्शन एटीडबलई। एटीडबलई है दैट इज नॉट मोर रिलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, बट ये सेक्शन क्या बोलती है, डिडक्शन मिलेगा सिर्फ इंडिविजुअल को। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया था और वो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का 50,000 तक यहां पे डिडक्शन ले सकते हो एटीडबलई में, अगर आप 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो।
देखो, आपने हाउसिंग लोन लिया और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, आप बोलोगे सर इंटरेस्ट का डिडक्शन हाउसिंग लोन पे तो पहले तो 24 हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है, वहां तो मिलेगा, लेकिन आपका वहां पे भी पूरा नहीं होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल योर इंटरेस्ट इज 2,60,000, इन केस ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 लाख का डिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके हो हाउस प्रॉपर्टी में, तो रिमेनिंग आप 50,000 तक का डिडक्शन इस सेक्शन में ले सकते हो अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, लोन आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। सेकेंड कंडीशन यह है कि हाउस प्रॉपर्टी जो आपने परचेज किया था वो उसका कॉस्ट 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, आपने जो लोन है वो लोन आपका 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन, आपका जो लोन सैंक्शन हुआ था वो प्रीवियस ईयर 16-17 में हुआ था, मींस फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में आपका लोन सैंक्शन हुआ था। एंड लास्ट कंडीशन यह है कि एसएससी के पास एक भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, एक भी हाउस प्रॉपर्टी नहीं है जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ था। अगर ये 5 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड कर लेते हो तो आप 50,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन 80EE में ले सकते हो। तो देखिए 80EE क्या बोलता है, पहली चीज तो ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, मैक्सिमम डिडक्शन यहां पे 50,000 का मिलेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे कंडीशन क्या है, लोन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेना है। दूसरा कंडीशन क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लोन 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन ले रहे हो उसका सैंक्शन है वो 16-17 प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। एंड गाइस, जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन ये आपके पास एक भी घर नहीं होना चाहिए, दिस इज योर फर्स्ट हाउस। तो उस पर्टिकुलर केस में आप हर साल 50,000 का डिडक्शन यहां पे ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्ट उस साल में पे कर रहे हैं तो। चलिए, उसके बाद एक सेक्शन आती है 80EA, ये सेक्शन को याद रखना है। ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर की एंड उसके लिए अगर आपने कोई लोन लिया तो लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे आप 1,50,000 तक ले सकते हैं। ऑब्वियसली 2 लाख का आप हाउस प्रॉपर्टी में लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, देखो अगर मान लो डीएलओपी है या एलओपी है तो पूरा इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में ही अलाउ हो जाता है। अगर एलओपी डीएलओपी है तो पूरा इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में ही अलाउ हो जाता है। एसओपी के केस में 2 लाख वहां पे होगा, बाकी 1,50,000 तक आप यहां पे डिडक्शन ले सकते हैं अगर आप ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं। 4-5 कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है लोन आपको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है। सेकेंड कंडीशन यह है कि जो आपने घर एक्वायर किया उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो घर आपने एक्वायर किया उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका लोन जो प्रीवियस ईयर 19-20 से लेके और 21-22 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए, मींस 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। तो आपका 3 इयर्स हो गया, 19 to 20, 21, 22। सो इन 3 इयर्स में जो आपका लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए। एंड गाइस, जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उसके पास आपके और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करते हो तो आपको डिडक्शन यहां पे 1,50,000 का मिल जाएगा। तो देखिए 80EA क्या बोल रहा है करके, 80EA क्या बोलता है कि पहली चीज ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, आपको 1,50,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, लोन आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेना है। दूसरी कंडीशन, आपका एचडीवी ऑफ प्रॉपर्टी 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 19-20 से लेके और 21-22 में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए, और जिस दिन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आप 1,50,000 तक इंटरेस्ट का डिडक्शन 80EA में ले सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 80EB आती है। ये सेक्शन क्या बोलती है, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप ईवी लोन लेते हो, देखो आज ईवी का जमाना है, तो ईवी के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड कोई लोन लेते हो और इंडिविजुअल एसएससी है तो 1,50,000 का इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, जो लोग बिजनेस वाले होते हैं और बिजनेस के लिए अगर मान लो व्हीकल यूज हो रहे तो वो ऐसे भी पीजीबीपी के में ले लेंगे। ये बाकी वाले जो लोग हैं जो बेचारे सैलरी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, तो उन्होंने अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा और वो लोन लेके खरीदा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंटरेस्ट रहेगा, इस इंटरेस्ट का डिडक्शन यहां पे आपको 1,50,000 तक मिल जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि जो लोन है वो किसी बैंक से लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, इंक्लूडिंग द एनबीएफसी। यहां पे एनबीएफसी से लिया तो भी चलेगा। यहां स्पेसिफिकली बोला है कि आप बैंक से लेते हो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, इंक्लूडिंग द एनबीएफसी, आपने एनबीएफसी से लिया तो भी चलेगा। दूसरी कंडीशन, जो लोन सैंक्शन होना चाहिए वो 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। मींस ये 4 साल में लोन सैंक्शन होना चाहिए, 19-20, उसके बाद 2021, 21-22, 22-23, ये 4 साल में आपका लोन सैंक्शन होना चाहिए। एंड गाइस, डिडक्शन आप इंटरेस्ट का सिर्फ यहीं पे ले सकते हो। अगर और डिडक्शन ऑलरेडी कहीं ले चुके हो जैसे पीजीपीपी वगैरह में, तो फिर इंटरेस्ट का यहां पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 80G। जी का मतलब होता है डोनेशन। जी, थोड़ी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, डोनेशन। अब एक बात समझना, 80G वाली सेक्शन क्या बोलती है कि आप अगर डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा। पहली चीज तो ये सेक्शन है वो ऑल एसएससी पे है।
इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप हम सबके लिए है। अब एक बात समझना, इसमें दो कैटेगरी होती है। एक तो होती है तुम्हारी अनलिमिटेड कैटेगरी और एक होती है तुम्हारी लिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी का मतलब होता है कि आपकी जितनी मर्जी है उतना डोनेशन दो। अगर आपने 5 करोड़ का डोनेशन दिया और 100% में आता है तो पूरे 5 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा। इफ यू डोनेटेड 1 करोड़ एंड इफ इट इज कवर्ड इन द 100%, पूरे 1 करोड़ का डिडक्शन मिलेगा। इफ इट इज कवर्ड इन द लाइक 50% वाले में आ रहा है, मान लो अनलिमिटेड कैटेगरी बट 50% वाले में आ रहा है, तो जितना आप डोनेट करोगे उसका 50% डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे 2 करोड़ का डोनेशन दिया तो 1 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं अनलिमिटेड कैटेगरी कौन कौन सी है। तो देखिए, अनलिमिटेड में मतलब डोनेशन पे कोई लिमिट ही नहीं है। अनलिमिटेड कैटेगरी में गाइस, यहां पे अगर मैं अनलिमिटेड कैटेगरी में 100% की बात करूं तो देखिए, नेशनल डिफेंस फंड को डोनेशन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेशन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक फंड में पैसा डालते हैं, सीएम रिलीफ फंड, सीएम कोई भी हो सकता है, गुजरात सीएम, दिल्ली सीएम, कोई भी सीएम करके, ठीक है, बिहार सीएम, या फिर एलजी रिलीफ फंड करके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड है उसमें पैसा डालते हैं, जिला साक्षरता समिति में, नेशनल स्पोर्ट्स फंड में, नेशनल चिल्ड्रन फंड में, नेशनल कल्चरल फंड में, स्वच्छ भारत कोष में, क्लीन गंगा फंड में, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, या फिर आपका पीएम केयर फंड में, पीएम केयर फंड में, या फिर कोई आर्मी से रिलेटेड फंड है उसमें अगर आप पैसा डालते हैं ना तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मींस कितना भी डोनेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी डोनेशन कर सकते हैं, अनलिमिटेड कैटेगरी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसको कैसे याद रखेंगे आपको मैं बताऊं, बड़ा सिंपल है, ध्यान रखना। एंड यहां पे 1 सेकंड रुकना। देखिए, अनलिमिटेड 100%, उसके बाद अनलिमिटेड आपका 50% जो है उसमें एक ही बचा है। पहले यहां पे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हुआ करते थे, वो सब हटा दिया मोदी जी ने, बोला भागो करके, ठीक है, उनको हटा दिया। तो यहां पे पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड है, उसमें 50% डिडक्शन मिलेगा अनलिमिटेड। अब एक चीज समझना, इधर देखना सब लोग, आप इसको ऐसे याद रखो कि देखो, जहां जहां पे नेशनल आता है, जहां जहां पे पीएम आता है, जहां जहां पे सीएम आता है, क्लीन गंगा फंड आता है, जिला साक्षरता समिति आता है करके, ठीक है, या नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज या आर्मी वाले फंड आते हैं, 100% अनलिमिटेड। एंड गाइस, एक ही है सिर्फ, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट 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 का मतलब सूखा पड़ गया। अगर एक बात बताओ, कोई पीएम बना और पीएम पड़ा और सूखा पड़ गया तो 50% डिडक्शन देने का, कितना, 50%। तो देखिए मैं बताऊं, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, उसमें 50% अनलिमिटेड। बाकी कहीं पे भी पीएम आता है, कहीं पे भी सीएम आता है, कहीं पे भी एलजी आता है, कहीं पे भी नेशनल आता है, जिला साक्षरता समिति आता है, स्वच्छ भारत कोष आता है, या फिर नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ड्रग अब्यूज आता है, या आर्मी से रिलेटेड कोई भी फंड आता है, 100% डिडक्शन देने का। तो देखिए मैंने क्या बोला, जहां जहां पीएम आता है, जहां जहां नेशनल आता है, जहां जहां सीएम आता है, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, जिला साक्षरता समिति एंड गाइस आर्मी से रिलेटेड फंड है, यहां पे आपको 100% अनलिमिटेड डिडक्शन मिलेगा। एंड एक ही बचा है 50% में, कौन सा, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड है, उसमें 50% अनलिमिटेड डिडक्शन मिलेगा। मींस आपने 5 करोड़ का डोनेशन दिया तो आपको 2.5 करोड़ का डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक कैटेगरी आती है जिसको बोला जाता है लिमिटेड कैटेगरी। लिमिटेड कैटेगरी मींस यहां पे डोनेशन पे कुछ लिमिट्स है। लिमिटेड कैटेगरी का मतलब होता है कि यहां पे डोनेशन पे कुछ लिमिट्स है। अब लिमिट्स क्या है वो अपन देखेंगे करके, ठीक है। तो देखो, लिमिटेड कैटेगरी में 2 चीजें हैं। एक तो आपको याद रखना फो, एक तो याद रखना है फो, और दूसरा आपको याद रखना है एचटीसी मोबाइल, एसटीसी मोबाइल। 2 चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो याद रखना फो और एक रखना है एसटीसी मोबाइल। फो का मतलब होता है, एफ का मतलब आपने फैमिली प्लानिंग के लिए अगर गवर्नमेंट को या लोकल अथॉरिटी को या अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया, तो देखो आप गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए डोनेशन देते हैं तो वो 100% डिडक्शन मिलेगा, बट वो लिमिटेड कैटेगरी में आएगा। एंड ओ का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी ने, यहां पे सिर्फ कंपनी के लिए है, कंपनी ने ओलंपिक एसोसिएशन या एनी अदर इंस्टीट्यूशन को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो ओ का मतलब ऐसा ओलंपिक याद रख लो, या ओलंपिक एसोसिएशन या एनी अदर इंस्टीट्यूशन को इंडिया में अगर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिया, तो गाइज ये दोनों आपके 100% लिमिटेड कैटेगरी में आएंगे। 100% लिमिटेड में क्या, फो एफ का मतलब होता है कि फैमिली प्लानिंग के लिए दिया, और ओ का मतलब ओलंपिक एसोसिएशन या किसी और को कंपनी ने दिया, एंड गाइस वो इंडिया में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के इंक्रीमेंट के लिए दिया है। अब एक आता है एचटीसी मोबाइल। एचटीसी मोबाइल, देखो एचटीसी का मोबाइल होता है, उसकी वैल्यू 50% हो जाती है, तो 50% लिमिटेड। अब एच में आएगा, अगर आपने डोनेशन दिया हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को,
या आपने डोनेशन दिया है रिनोवेशन या रिपेयर ऑफ इज एनी टेंपल, टी का मतलब टेंपल, गुरुद्वारा, मॉस्क, चर्च, जो रिलीजियस प्लेस होते हैं उसके रिपेयर रिनोवेशन के लिए डोनेशन दिया। सी का मतलब होता है यहां पे चैरिटेबल, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो एनजीओज होते हैं उसको डोनेशन दिया। एंड यहां पे एम का मतलब होता है माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रमोशन के लिए आपने अगर डोनेशन दिया तो यहां पे आपको 50% लिमिटेड कैटेगरी में डिडक्शन मिलेगा। अब एक बात समझना, लिमिटेड कैटेगरी का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। लिमिटेड कैटेगरी मींस गाइस कि जो भी आपका 4 एंड एसटीसी मोबाइल है वो लिमिटेड कैटेगरी में है। तो जितना आपने 4 एंड एसटीसी मोबाइल को डोनेशन दिया दैट शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मींस आप एक काम करिए कि यहां पे जो आपने टोटल डोनेशन दिया है एंड 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज लोअर है उसको कंटिन्यू करिए। अब आप बोलेंगे ये 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, बट एडजस्टेड टोटल इनकम किसको बोले? तो एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए आप एक काम करिए, पहले आप एक काम करिए ग्रॉस टोटल इनकम ले लीजिए। बट ग्रॉस टोटल इनकम में से आप जितनी भी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है उसको हटा दीजिए। एलटीसीजी, एसटीसीजी 111A, एलटीसीजी 112A, विनिंग का इनकम, उनको सबको हटा दीजिए। तो जीटीआई बट अदर देन स्पेशल रेट ऑफ इनकम, और माइनस कर दीजिए ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी। एटीजी के डिडक्शन को छोड़ के बाकी सब आप माइनस कर दीजिए, जो भी बचेगा वो एटीआई बचेगा। तो इस एटीआई का 10% और एक्चुअल डोनेशन आपने जितना दिया विच एवर इज लोअर है वो आपका एलिजिबल डोनेशन आ जाएगा। दैट विल बी योर एलिजिबल डोनेशन। और वो एलिजिबल डोनेशन जो आएगा ना उस पर फिर आपको क्या करना है कि 4 वाले पे 100% दे दो और जो एसटीसी मोबाइल है उस पर आपको 50% दे दो। अब एक और चीज समझना, इस सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर 2000 से ज्यादा का डोनेशन आपने कैश में किया है। मींस 2000 से ज्यादा का डोनेशन है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना पड़ेगा? अगर 2000 से ज्यादा का डोनेशन है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको चेक वगैरह उसी से करना पड़ेगा, कैश में नहीं करना। ये क्लियरली मना किया है, 2000 से ज्यादा का डोनेशन आपको कैश में नहीं करना। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है एटीजीजी। एटीजीजी क्या होती है कि भैया आप एक बात समझना, आप लोग कहीं पे घर भाड़े पे लेके रहते हैं, तो घर भाड़े पे लेके रहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में अगर एम्प्लॉय होता है तो उसको एचआरए में डिडक्शन मिल जाता है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है उसको एचआरए में डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर एचआरए नहीं मिल रहा तो कोई भी एम्प्लॉय या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है वो एटीजीजी में डिडक्शन ले सकता है अगर वो रेंट पे कर रहा है। यहां पे इस सेक्शन में डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। कितना मिलेगा? तो यहां पे 3 में से विचएवर इज लोअर। पहला है 5000 पर मंथ या साल का 60,000 बोल सकता हूं। दूसरा 25% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम एंड थर्ड इज अ रेंट पेड माइनस एडजस्टेड 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम या एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। आप अगर हाउस भाड़े पे लेते हो और उसका रेंट पे करते हो तो डिडक्शन मिलेगा। एलिजिबल डिडक्शन कितना मिलेगा? तो देखिए सबसे पहला 5000 पर मंथ या पूरे साल का 60,000। दूसरा 25% ऑफ तुम्हारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम एंड तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। एक और चीज समझना, यहां पे जहां पे आप रेंट पे कर रहे हो ना उस पे आपकी स्पाउस या आपका माइनर चाइल्ड या आपका एचयूएफ जिसके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए, वहां पे उसके पास कोई घर नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे घर है तो आप उस घर में रहो ना, फिर भाड़े पे क्यों रह रहे हो? अब एक और चीज समझना, यहां पे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम लीजिए और उसमें से ऑल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लेस कर दीजिए अदर देन एटीजीजी, तो आपको मिल जाएगा यहां पे एडजस्टेड जीटीआई। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है एटीजीजीए। एटीजीजीए क्या बोलता है बताए? एटीजीजीए ये बोलता है कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो, आप बोलोगे ये तो सर हमने पढ़ा था वहां पे पीजीबीपी में, बट देखो जिनका बिजनेस का इनकम है वो तो सेक्शन 35 में डिडक्शन ले लेंगे। वहां पे था ना वो राहुल आईसीयू के रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह को आप अगर साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देते हो तो बिजनेस वाले तो वहां पे ले लेंगे, बट जिसका बिजनेस नहीं है वो क्या करेगा? तो जिसका बिजनेस नहीं है, अगर आपका बिजनेस में इनकम नहीं जाता तो वो एसएससी जो है वो एटीजीजीए में डिडक्शन ले सकता है। 100% डिडक्शन मिलेगा। यहां कंडीशन है 2000 से ज्यादा का डोनेशन है तो कैश में नहीं कर सकते, 2000 तक आप कैश में कर सकते हो। उसके बाद एटीजीजीबी एंड जीजीसी दैट इज डोनेशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन यहां पे मिल जाएगा। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा कहां पे? एटीजीजीबी जीजीसी में। अगर देखो इंडियन कंपनी ने डोनेशन दिया ना तो इंडियन कंपनी को एटीजीजीबी में डिडक्शन मिलेगा और एनी पर्सन अदर देन इंडियन कंपनी ने डोनेशन दिया तो एटीजीजीसी में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन आपको 100% मिल जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि डोनेशन शुड नॉट बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अगर डोनेशन
शुड बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश करके, ठीक है। मींस आपको अदर देन कैश ही डोनेशन देना है, कैश में आपने डोनेशन दिया तो यहां पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 80 जीजीबी, जीजीसी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप डोनेशन देते हो, आपको डिडक्शन मिलेगा। इंडियन कंपनी ने दिया तो 80 जीजीबी में, अदर ने दिया तो 80 जीजीसी में, 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। और डोनेशन आपको कैश में नहीं देना, अगर आपने कैश में दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब अपन बात करते हैं आपके इनकम बेस्ड डिडक्शन की। अब एक बात समझना, सबसे पहले हम इनकम बेस्ड डिडक्शन है वो पढ़ रहे जो पार्ट सी में दे रखे हैं। अंडर चैप्टर 6 में कुछ पार्ट्स होते हैं ए बी वगैरह, उसमें सी में दे रखा है, पार्ट सी में, जिसको बोला जाता है इनकम बेस्ड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। अब एक चीज समझना, इनकम बेस्ड डिडक्शन अगर आपको चाहिए ना, और इनकम बेस्ड डिडक्शन कौन कौन से होते हैं, पहली चीज तो मैं बता दूं, इनकम बेस्ड डिडक्शन जो सेक्शन 80 आईए से लेके 80 आरआरबी के बीच में आते हैं। अब आपको मैं बताऊं 80 आईए से 80 आरआरबी, 80 आईए, 80 आईबी वगैरह वो इंटरमीडिएट में नहीं, सीए फाइनल में आता है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जो 80 डबल जे डबल ए है ना, वो भी देखो 80 डबल जे डबल ए तो क्या होता है कि जब आप न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो, नए एम्प्लॉय को अगर आप जॉब देते हो तो उनको जितना सैलरी पे करोगे उसका 30% डिडक्शन मिलेगा। ये तो खर्चे का डिडक्शन है, बट इन्होंने क्या किया, जो हमारे लॉ मेकर्स है उन्होंने इसको इनकम बेस्ड डिडक्शन में डाल रखा है। ये बेसिकली होना चाहिए था एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन, बट उन्होंने क्या कर रखा है, इसको इनकम बेस्ड डिडक्शन में डाल रखा है अंडर पार्ट सी करके, तो इसको अपन इनकम बेस के साथ ही पढ़ते हैं। तो चलिए, पहली चीज तो ये कि इनकम बेस्ड डिडक्शन कौन से होते हैं, जो 80 आईए से 80 आरआरबी के बीच में आते हैं। आप लोग इंटरमीडिएट लेवल के लिए इतना याद रखो, इनकम बेस्ड डिडक्शन के लिए आपके लिए कौन होंगे, 3 डिडक्शन होंगे, एक तो 80 डबल जे डबल ए, एक 80 क्यूक्यूबी एंड 80 आरआरबी। ये जो 3 डिडक्शन है, 80 क्यूक्यूबी, 80 आरआरबी एंड 80 डबल जे डबल ए, ये 3 आपके लिए इनकम बेस्ड डिडक्शन है जो पार्ट सी वाले हैं, ठीक है। और एएमटी कैलकुलेशन में इन 3 को वापस से एड बैक करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली चीज ये है कि ये इनकम बेस्ड डिडक्शन आपको चाहिए ना, तो पहली चीज तो आपको अपने रिटर्न में क्लेम करना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज, अगर इनकम बेस्ड डिडक्शन चाहिए तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहता है वो ड्यू डेट तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तभी आपको इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलेगा। सबसे पहला सेक्शन 80 डबल जे डबल ए। 80 डबल जे डबल ए का होता है जामत आ। 80 डबल जे डबल ए क्या बोलोगे, जामत ना आ एम्प्लॉय को बोल रहे हो आ। तो ये सेक्शन बोलती है कि अगर आप नए एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो, न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो और आपका बिजनेस है एंड आपकी ऑडिट हो रही है, तो पहली चीज तो आपका बिजनेस है, आपकी ऑडिट हो रही है, ऑडिट हो रही है में टर्नओवर आपका 1 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है एंड आपका बिजनेस है और आप नए एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो, तो जितना भी एम्प्लॉय को सैलरी पे करोगे, इमोल्यूमेंट्स पे करोगे, उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर के लिए। मींस एम्प्लॉय को आपने इस साल रिक्रूट किया तो उसको इस साल जो सैलरी पे किया उसका 30%, अगले साल जो सैलरी पे करोगे उसका 30%, अगले साल जो सैलरी पे करोगे उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपके न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट होने चाहिए। न्यू का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान रखना, अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है तो जो एम्प्लॉय आप रिक्रूट करोगे वो सब नए हैं। अगर आपका फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस है तो जो एम्प्लॉय आप रिक्रूट करोगे वो सब नए हैं। लेकिन अगर मान लो फर्स्ट ईयर नहीं है तो उसमें क्या होगा, ओवरऑल आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ एम्प्लॉय में वो आपके न्यू एम्प्लॉय में माने जाएंगे। ओवरऑल आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ, जैसे फॉर एन एग्जांपल स्टार्टिंग में आपके पास में 100 एम्प्लॉय थे, आपने उस साल में 15 एम्प्लॉय को ज्वाइन कराया, लेकिन उसमें से आपके 5 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो लास्ट में आपके पास 110 एम्प्लॉय बचे। तो एक बात बताइए, ओवरऑल आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10 हुआ, तो 10 आपके न्यू एम्प्लॉय लिए जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन में तो क्या होता है, जितने एम्प्लॉय रिक्रूट करोगे वो सब न्यू है, लेकिन अगर मान लो सबसीक्वेंट ईयर ऑफ आपका जो बिजनेस है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको देखना पड़ेगा नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ, उनको आपको न्यू एम्प्लॉय मानेंगे। एक और चीज समझना, ये डिडक्शन उन्हीं एम्प्लॉय के लिए ले सकते हो जिनका सैलरी आपको कैश में पे नहीं करना। सैलरी जो है वो आपको कैश में नहीं पे करना, मींस अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही आपको सैलरी पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब सबसे पहली कंडीशन यह है कि उस एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 या उससे कम होना चाहिए। मींस डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर उस एम्प्लॉय का सैलरी 25,000 से ज्यादा है तो उस एम्प्लॉय को छोड़ दो। दूसरा, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने 240 डेज से कम काम किया है तो उसको छोड़ दो। मींस एम्प्लॉय 240 डेज या उससे ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ द, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अपैरल्स में हो, लेदर में हो या फिर आप फुटवेयर में हो, तो वहां पे 240 डेज की जगह 150 डेज का टाइम देखा जाता है। 150 डेज या उससे ज्यादा काम करना चाहिए। 150 डेज से कम काम किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो न्यू एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। तीसरा, वो पार्टिसिपेट करना चाहिए आरपीएफ में। अगर उसने आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो वो तुम्हारे न्यू एम्प्लॉय में नहीं आएगा। एंड गाइस, एम्प्लॉय फॉर होम द एंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम नोटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉय पीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। अगर गवर्नमेंट पूरा पेंशन स्कीम में पैसा डालती है तो वो वाला एम्प्लॉय यहां पे नहीं आएगा। तो देखिए, मैं बताया
आपका न्यू एम्प्लॉय जो है उसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन, उसका सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, वो 240 डेज या उससे ज्यादा के लिए करंट ईयर में जॉब किया हो उसने हमारे यहाँ पे। इन केस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फुटवेयर, अपैरेल्स एंड लेदर के केस में 240 जगह 140 डेज 150 डेज देखा जाएगा। एंड गाइस, उसने आरपीएफ में पार्टिसिपेट किया है एंड उसका जो सैलरी है वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पे हुआ है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा जितना इमोल्यूमेंट पे कर रहे हैं उसका 30%। अब एक और चीज समझना, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसने करंट ईयर में 240 डेज काम नहीं किया, जैसे फॉर एन एग्जांपल उसने करंट ईयर में जनवरी में ज्वाइन किया, तो जैन फेब मार्च ओनली 90 डेज काम किया, अब उसने अगले साल 240 डेज से ज्यादा काम किया है, तो क्या अगले साल से डिडक्शन मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस। अगर इस साल में उसने 240 डेज या उससे ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर उसने 240 डेज से ज्यादा काम किया, तो नेक्स्ट ईयर में माना जाएगा कि वो नेक्स्ट ईयर में रिक्रूट किया है और नेक्स्ट ईयर में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब अगर आपको ये डिडक्शन चाहिए तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी ऑडिट होनी चाहिए करके, ठीक है। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ द ऑडिट, और ऑडिट का ड्यू डेट क्या होता है? रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीना पहले। उसके बाद एक सेक्शन आती है ATQQB। क्यूक्यूबी का मतलब क्वेश्चन बुक, ऐसे याद रखो, क्यूक्यूबी क्वेश्चन बुक। तो अगर मान लो आपका बुक का रॉयल्टी है, आपने कोई बुक लिखी है और बुक किस पे लिखी है? या तो लिटरेसी पे लिखी है, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की बुक है। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसको रॉयल्टी मिलता है, तो रॉयल्टी पहले आप अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो। उसके बाद में आपको डिडक्शन कितना लेना है? जो भी आपका एलिजिबल रॉयल्टी रहेगा और 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर है, उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। तो देखो, सबसे पहले कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसने बुक्स लिखी है लिटरेसी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर की, उस बुक पे रॉयल्टी मिलती है, पहले आप टैक्सेबल कर दो और डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर चैप्टर 6 से अंडर सेक्शन ATQQB। डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना आपका एलिजिबल रॉयल्टी है या 3 लाख विच एवर इज लोअर। लेकिन एलिजिबल रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बुक्स पे लमसम रॉयल्टी मिलता है, तो जितना रॉयल्टी मिला वो एलिजिबल रॉयल्टी है। लेकिन लमसम रॉयल्टी नहीं मिलता आपको, रॉयल्टी जो मिलता है वो मान लो परसेंटेज पे मिलता है कि जितना बुक का वैल्यू का सेल होगा उसका परसेंटेज मिलेगा। तो यहां पे एलिजिबल रॉयल्टी में लेते टाइम आप सिर्फ 15% ऑफ वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड लोगे। जैसे हो सकता है मैंने कोई आर्टिस्टिक नेचर की बुक लिखी, मैंने किसी पब्लिशर को दी, पब्लिशर मुझे रॉयल्टी दे रहा है 20% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड, तो टैक्सेबल तो पूरा 20% होगा, लेकिन डिडक्शन पर्पज के लिए आपको जब रॉयल्टी लोगे एलिजिबल रॉयल्टी, तो एलिजिबल रॉयल्टी आपको सिर्फ 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक सोल्ड है, उतना ही लेना है। चलिए, उसके बाद में एक सेक्शन आती है ATRRB। ATRRB क्या बोलती है? रॉयल्टी फ्रॉम द पेटेंट। अगर आपने कोई पेटेंट डेवलप किया था और पेटेंट किसी को दे दिया, तो पेटेंट पे आपको जो भी मिलेगा रॉयल्टी, वो रॉयल्टी पहले आप टैक्सेबल कर दो एंड उसके बाद उस पर डिडक्शन मिलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल को, जितना आपको रॉयल्टी रिसीव्ड हुआ या मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। एक और चीज समझना, अगर कोई रॉयल्टी है वो आपको इंडिया के बाहर से मिल रही है, अगर इंडिया के बाहर से मिल रही है तो आपको डिडक्शन तभी अलाउ होगा जब वो पैसा आपने इंडिया में रीपेट्रिएट कर दिया है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर आपका एंड हो जाता है 31 मार्च को, 6 महीना आपका 30 सितंबर, तो 30 सितंबर जो है तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? उस पैसे को इंडिया में रीपेट्रिएट करना पड़ेगा, तभी डिडक्शन पर्पस के लिए उसको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। चलिए, उसके बाद में कुछ आपके अदर इनकम बेस्ड डिडक्शन और होते हैं जो कि अंडर चैप्टर 6 से पार्ट नंबर CA में लिखा जाता है। ये अदर इनकम बेस्ड डिडक्शन है। एक तो ATTTA। ATTTA क्या बोलता है? कोई भी इंडिविजुअल HUF का सेविंग बैंक अकाउंट है, यहां इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों कोई भी हो सकता है। इंडिविजुअल HUF का अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट है कोऑपरेटिव बैंक के साथ या पोस्ट ऑफिस के साथ, तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है पहले आप अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो और उस पर 10,000 तक का डिडक्शन है वो आप ATTTA में ले सकते हो। अब एक चीज समझना, यहां पे ATTTB डिडक्शन है। ATTTB क्या बोलती है बताए? कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन को किसी भी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट यहां कोई भी चलेगा, सेविंग वाला, FD वाला, RD वाला, कोई भी इंटरेस्ट चलेगा, वो इंटरेस्ट पहले आप अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दो और अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करने के बाद आपको ATTTB में डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन कितना मिलेगा? जितना आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है और मैक्सिमम 50,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलेगा। तो जैसे कोई सीनियर सिटीजन है उसको FD पे इंटरेस्ट मिला एंड सेविंग बैंक पे भी इंटरेस्ट मिला, टोटल मिला के इंटरेस्ट 70,000 है, तो 70,000 को अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करो, फिर 50,000 का डिडक्शन आप ATTTB में ले लो। अब एक बात समझना, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, जब ATTTB में डिडक्शन 50,000 का मिल रहा है तो क्या वो ATTTA में डिडक्शन ले पाएगा? आंसर इज नो, ATTTA नहीं मिलेगा। जब ATTTB में आप 50,000 का ले रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते कि 10,000 वहां पे भी ले लो, टोटल 60, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आती है 10AA, दैट इज SEZ का डिडक्शन। और ये पहले जो है लास्ट टाइम ICAI ने
इस पार्ट को दे रखा था अदर थर्ड टॉपिक में, बट उसको थर्ड टॉपिक को हटा के उन्होंने यहां पे दे रखा है। अब एक बात समझना, 10AA क्या बोलती है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो, एंड आपको अप्रूवल मिल गया था SEZ में काम करने का टिल 31 मार्च 2020, एंड आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू कर दिया है टिल 31 मार्च 2021 तक, तो आपको 15 साल तक डिडक्शन मिलेगा, 15 ईयर्स तक डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ ऑपरेशन में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सेकेंड 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन में आपका 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, थर्ड 5 ईयर ऑफ ऑपरेशन में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और जितना आपने SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसा डाला विच एवर इज लोअर है उतना डिडक्शन मिलेगा। तो देखो, फर्स्ट 5 इयर्स में 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, सेकेंड 5 इयर्स में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, थर्ड 5 ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, और SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में जितना आपने पैसा डाला विच एवर इज लोअर है उतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब एक बात समझना, एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले PGBP का इनकम निकालना है SEZ यूनिट का। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ यूनिट है, SEZ यूनिट का PGBP का इनकम कितना है वो निकालो, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। तो क्या बोला, देखो PGBP का इनकम निकालो SEZ यूनिट का, मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो आपको यहां पे मिल जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट। अब एक और चीज समझना यहां पे गाइस, ध्यान देना कि जब भी आप यहां पे एक्सपोर्ट टर्नओवर लेते हैं, टोटल टर्नओवर लेते हैं, इस एक्सपोर्ट टर्नओवर टोटल टर्नओवर में कोई भी फ्रेट है, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, इंश्योरेंस है, या एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, ये नहीं लेना है। मिस जब भी आप एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल एज टोटल टर्नओवर लेते हैं, आपने अगर फ्रेट का खर्चा है या फिर टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, इंश्योरेंस चार्जेस है, एक्सपेंसेस फॉर प्रोवाइड द टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया है, उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। मींस उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर से भी भगा देना है, हटा देना है, टोटल टर्नओवर से भी हटा देना है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक्सपोर्ट टर्नओवर में गाइस वही वाला टर्नओवर आएगा जो आपने इंडिया में ला लिया है उतना पैसा, कब तक? विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और टाइम परमिटेड बाय RBI। एक बात समझना, जैसे ही तुम्हारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है, उस प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ उससे 6 महीने के अंदर अंदर जितना टर्नओवर आपने इंडिया में पैसा ला लिया है, पैसा लाया क्या वैसा वाला पैसा ला लिया है, उतना ही आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा, बट टोटल टर्नओवर में दोनों आएगा, जितना पैसा आया नहीं आया। जैसे मान लो आपका 100 करोड़ का टोटल टर्नओवर है, उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर 30 करोड़ था। 30 करोड़ में से मान लो आप 25 करोड़ ही इंडिया में रिपेट्रिएट कर पाए विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो 25 करोड़ है वो ही तुम्हारे एक्सपोर्ट टर्नओवर में आएगा। अब एक और चीज समझना गाइस, आपको जो SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में जो आप पैसा डालते हो, जैसे ये SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में आपको पैसा डालना पड़ता है लास्ट 5 ईयर में, मींस 11 ईयर से 15 ईयर्स में, वो SEZ रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व में जो भी आपने पैसा डाला ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को निकाल के within the 3 years from the end of the previous year in which reserve was created, मतलब रिजर्व क्रिएट किया था उस ईयर के एंड से 3 साल के अंदर अंदर उस पैसे को निकाल के उससे न्यू प्लांटेड मशीनरी एक्वायर करके पुट टू यूज करना है। मींस 3 इयर्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है, जिस ईयर में रिजर्व क्रिएट किया उस ईयर का एंड, और उसके बाद विद इन 3 इयर्स आपको उस पैसे को निकाल के न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है और उसको आपको पुट टू यूज करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो चलेगा, नहीं किया तो बेटा वापस से वो टैक्सेबल हो जाएगा। जिस ईयर में आपका जैसे 3 इयर्स में नहीं कर पाए तो 4th ईयर में वापस से वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए उसके बाद में एक और चीज समझना, ये डिडक्शन 10AA का है ना, ये भी आपको अंडर चैप्टर 6 में ATC ATD वगैरह सब लेने के बाद लास्ट में आपको ये डिडक्शन लेना है। अब एक और चीज समझना, ये वाला पॉइंट जो है आप इसको छोड़ सकते हैं कि जब भी आप प्रॉफिट निकालते हो बिजनेस का, तो बिजनेस का प्रॉफिट निकालते टाइम अगर आपको कोई कैश कंपनसेटरी सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक या सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस है तो वो वाला इस प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जब SEZ यूनिट का प्रॉफिट निकालोगे तो उस प्रॉफिट में कैश कंपनसेटरी सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक एंड इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस के सेल से जो इनकम होती है वो इंक्लूड नहीं करना। ये डिडक्शन आपको चाहिए तो CA का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, CA से ऑडिट कराना पड़ेगा। इसमें ये बिजनेस अगर आपको करना है तो इसमें जितनी भी प्लांटेड मशीनरी है वो सब न्यू होनी चाहिए। बट गाइस इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक तो 20% तक आपकी सेकेंड हैंड हो सकती है, और दूसरा जो भी इंडिया के बाहर से इंपोर्टेड प्लांटेड मशीनरी है ना, वो आपका न्यू ही माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन करके। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना, ये जो डिडक्शन टॉपिक अपन ने पढ़ा, अगर आप डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में जाते हो, डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम 115 BAC, तो 115 BAC लेते हो तो आपको 2 डिडक्शन नहीं मिलेंगे। एक तो कौन सा नहीं मिलेगा पता है, एक तो अंडर चैप्टर 6A कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80C से लेके 80U तक कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, और 80C से लेके 80U तक कुछ भी नहीं मिलेगा, 10AA भी नहीं मिलेगा। मतलब अपन ने जो 80C से पढ़ा था ना,
80C से लेके 80U तक कुछ भी नहीं मिलेगा, 10AA SEZ वाला भी नहीं मिलेगा, 80QQB भी नहीं मिलेगा, 80RRB भी नहीं मिलेगा, कुछ 80TTN ETTB कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस 3 डिडक्शन मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक तो 80JJAA जा मत आ एम्प्लॉय वाला, एक 80CCD2 जो एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा डालता है उसका, एंड CCH जो अग्निपथ कॉर्पस फंड में पैसा डालते हैं उसका। तो ये 3 डिडक्शन आपको मिल जाएंगे। इन 3 को छोड़ के आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। अगर आप 115 BAC डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम में जाते हो तो आपको अंडर चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80C से U तक नहीं मिलेगा, 10AA भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या मिलेगा? 3 डिडक्शन मिल जाएंगे। एक तो 80JJAA जहां मत आ वाला, 80CCD2 एंड 80CCH2 है, वो आपको मिल जाएगा। अब एक टॉपिक आता है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, या जिसको आप AMT बोल सकते हैं। अब एक बात समझना, ये AMT कब लगेगा? जब आप 115 BAC नहीं फॉलो कर रहे हो। अगर आप 115 BAC लेते हो ना तो AMT लगेगा ही नहीं, बट अगर आप 115 BAC नहीं लेते हो तो आपको AMT भी लगेगा। AMT क्या होता है? देखो, नॉर्मल पहले आप टैक्स निकाल दो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, उसके बाद आपको AMT निकालना पड़ेगा। AMT का मतलब होता है एडजस्टेड टोटल इनकम का आप 18.5% निकालो। ये ऑल एसएससी के लिए है, कंपनी को छोड़ के। तो देखो आपको क्या करना, पहले नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालो और फिर आप AMT निकालो। AMT क्या करने का? एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%। एंड गाइस, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% एंड नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो टैक्स आएगा, विच एवर इज हायर आएगा, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। विचएवर इज हायर आएगा वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन आप बोलोगे सर एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? तो एडजस्टेड टोटल इनकम यहां निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। आप एक काम करो, सबसे पहले आपकी जो टोटल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम है, वो ले लो और उसमें 3 डिडक्शन को वापस ऐड बैक कर दो। एक तो 10AA वाला SEZ का डिडक्शन लिया है, वो ऐड बैक कर दो। जो आपने 35 AD में वो 14 बिजनेस, होटल, ओयो वाला, होटल 2 स्टार और वो हॉस्पिटल वाला, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग वगैरह, वो सब, तो वो अगर डिडक्शन लिया तो वापस ऐड बैक कर दो। एंड अंडर चैप्टर 6 से अगर आपने इनकम बेस्ड डिडक्शन लिए हैं इन द हेडिंग C वाले, वो 3 डिडक्शन 80JJAA, 80QQB, 80RRB, इन तीनों को ऐड बैक कर दो। तो देखो आपको AMT निकालने के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना है, क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% करना है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालना, उसके लिए आप एक काम करो, पहले आप नेट टैक्सेबल इनकम ले लो, टोटल इनकम ले लो आपकी जो नॉर्मल प्रोविजन से आई, उसमें 3 डिडक्शन अगर लिए तो ऐड कर दो। कौन कौन से? एक तो 10AA SEZ वाला, एक तुम्हारा 35 AD वो 14 बिजनेस वाला, और 80JJAA, 80QQB, 80RRB, उसको ऐड बैक कर दो। अब एक बात समझना, जब आप 35 AD को यहां डिसअलाउड कर रहे हो, ऐड बैक कर रहे हो, तो अगर 35 AD ना होता, ना लिया होता, तो कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता, वो आप लेस कर दो। जो बचेगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम। इस एडजस्टेड टोटल इनकम पे आप 18.5% ले लो, दैट इज कॉल्ड योर AMT। अब एक बात समझना, जब आप 18.5% लोगे तो क्या इसमें सरचार्ज भी और ऐड करना है? दैट डिपेंड्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, तो 10% सरचार्ज ऐड करो। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 37% सरचार्ज ऐड करना है। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करना है, और उसके बाद लास्ट में कंपेयर करना है कि AMT और नॉर्मल टैक्स विच एवर इज हायर है वो पे करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, ये AMT का फंडा नहीं लगेगा कब? एक तो अगर एडजस्टेड टोटल इनकम किसी का आता है वो 20 लाख से कम है, मींस 20 लाख या उससे कम है, तो आप पे AMT नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर गाइस आप लोग जो है, ध्यान रखना, अगर ये डिडक्शन ही नहीं ले रहे तो आपको AMT नहीं लगेगा। तो AMT उन्हीं लोगों को लगेगा जो 10AA, 35 AD या फिर 80JJAA, 80QQB, 80RRB के डिडक्शन लेते हो। तो आप ये समझो ना, AMT सिर्फ 5 लोगों को लगेगा। 10AA का डिडक्शन ले रहे हो, 35 AD का डिडक्शन ले रहे हो, 80JJAA, 80QQB, 80RRB, अगर इसके डिडक्शन ले रहे हो तो ही आपको AMT लगेगा, अदरवाइज AMT नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है AMT क्रेडिट। AMT क्रेडिट क्या होता है कि अगर मान लो कभी भी आपका AMT जो है वो नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है, मींस जो नॉर्मल टैक्स आता है उससे AMT ज्यादा है, तो जितना AMT ज्यादा है ना उतना आपको क्रेडिट मिलेगा, जिसको AMT क्रेडिट बोला जाएगा। और वो AMT क्रेडिट आप नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन AMT क्रेडिट को आप यूटिलाइज कब करोगे पता है? जिस ईयर में आपका नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू AMT। नॉर्मल इनकम टैक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू AMT, तो जितना डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस में आप क्या कर सकते हैं? AMT क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखो AMT क्रेडिट बनेगा कब? जिस ईयर में AMT ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, उस ईयर में AMT क्रेडिट बनेगा, जितना डिफरेंस है वो। एंड उसको यूटिलाइज कब करेंगे? जिस ईयर में आपका नॉर्मल टैक्स ज्यादा है AMT से, तो उस ईयर में आप उसको AMT क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो गाइस, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर डिडक्शन टॉपिक। सो गाइस, आपको अच्छा लगा होगा ये रिवीजन लेक्चर। आप इसको कम से कम 2-4 बार रिवीजन लेक्चर को देखिए, RTP करिए, RTP करिए,
एमटीपी करिए और जितने क्लास में हमने क्वेश्चन किए हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, आप आराम से पास हो जाएंगे। टेंशन मत लो, इस बार रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। बट बस लास्ट कुछ डेज है, लगा लो अपना जितना लगा सकते हो, जितनी आप में हिम्मत है। पुट योर 100%, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ गिव योर 100%, आईसीआई विल गिव यू 50% एंड वी नीड ओनली 50% टू क्रैक द एग्जाम। सो बस जल्दी ही पास होने वाले हैं, मेहनत करिए। बाकी सब चीजें जितनी भी डिस्ट्रक्शन लाइफ में चल रही है, इधर उधर की बातें, सोशल मीडिया, ये वो सब छोड़िए। आपका एक ही फोकस होने वाला है, एग्जाम कभी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेटा एग्जाम जो है वो टाइम पे होने वाले ऐसा लग रहा है, तो जब एग्जाम टाइम पे होने वाले हैं, और देखो पास तो वही होने वाले हैं जो पढ़ने वाले, और रिजल्ट इतना ही रहने वाला है 20-25% या 10 से लेके 20% के बीच में रिजल्ट रहने वाला है, या 25% भी जा सकता है एक ग्रुप का। तो गाइस जब रिजल्ट इतना ही रहने वाला है तो जो पढ़ेंगे वही पास होने वाले हैं, सिंपल सी बात है। सबकी हालत एक जैसी है, सबको एक्सपेक्टेशन था एग्जाम की डेट बढ़ेगी, बट नहीं बढ़ी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपने किया है, जितनी हिम्मत है आप में, उतना आप लगा लीजिए करके, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।